नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। इन दिनों आरक्षण के वर्गीकरण का जो मुद्दा है वो बहुत ज्यादा सुर्खियों में है और आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर के बहुत ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं। और ये चर्चा इसलिए चल रही है क्योंकि अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित राज्य हरियाणा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण को दो हिस्सों में बांट दिया गया है। इसलिए आरक्षण के वर्गीकरण का मुद्दा बहुत ही जोर शोर से उठाया जा रहा है। इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन दो चीजें पहले बीच में जान लीजिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनिए, संगठित बनिए और संघर्ष करिए। लेकिन अब शिक्षित भी हो गए हैं, संगठित भी हो गए हैं, लेकिन संघर्ष अलग अलग करना है, अनुसूचित जाति और वंचित अनुसूचित जाति में। इसके अलावा मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो आपकी संख्या भारी देखकर ही आपकी संख्या को बांटने की कोशिश की जा रही है और इसके दूरगामी जो नतीजे हैं, दूरगामी जो परिणाम है वो काफी घातक हो सकते हैं। आज का ये जो वीडियो मैंने बहुत सारे एनालिसिस आंकड़े इकट्ठे करके बनाए हैं, इसलिए इस वीडियो को आपको भी देखना है। इसके अलावा इसको शेयर और सब्सक्राइब भी करना है और इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद तय करना है कि अनुसूचित जातियों में आरक्षण के वर्गीकरण की जो तस्वीर पेश की गई है या आरक्षण के वर्गीकरण का जो खाका तैयार किया गया है, ये अनुसूचित जातियों के हित में है या फिर उनके अहित में है। दरअसल 1 अगस्त से इसकी शुरुआत होती है और 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक सुझाव दिया जाता है कि अगर राज्य चाहें तो वो अपने यहाँ अनुसूचित जातियों की उन जातियों का डाटा इकट्ठा करके पता लगाएं कि अनुसूचित जातियों में जो आरक्षण का लाभ है वो सबको बराबर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है और उसके तुरंत बाद जो है 16 अगस्त को हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनुसूचित जाति आयोग को यह निर्देश दिया जाता है कि अनुसूचित जाति के जितने भी लोग हैं, सरकारी नौकरियों में काम कर रहे हैं, सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं, उनका एक डाटा तैयार किया जाए और पता किया जाए कि अनुसूचित जातियां जो हैं किनको ज्यादा लाभ मिला, किनको कम लाभ मिला। इसके बाद बीच में हरियाणा में चुनाव शुरू हो जाते हैं और चुनाव की वजह से ये मुद्दा थोड़ा सा शांत हो जाता है। लेकिन जैसे ही हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनती है तो 18 अक्टूबर को पहली कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया जाता है कि हरियाणा के अंदर अनुसूचित जातियों का जो है वो वर्गीकरण किया जाएगा, मतलब अनुसूचित जातियों को बांटकर उनको सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। और उसके बाद 13 नवंबर को हरियाणा सरकार की तरफ से बाकायदा ये आदेश जारी कर दिया जाता है मुख्य सचिव की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से, कि हरियाणा के अंदर अनुसूचित जातियां जो हैं उनको 2 बराबर हिस्सों में बांटा जाएगा और उनके नाम दिए गए वंचित अनुसूचित जातियां और अन्य अनुसूचित जातियां। वंचित अनुसूचित जातियां मतलब डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट और अन्य अनुसूचित जातियां मतलब अदर शेड्यूल्ड कास्ट। तो ये जो आंकड़े सरकार ने बहुत जल्दबाजी में, आप सोचिए कि अक्सर ये होता है कि जाति जनगणना कराने में दशकों लग जाते हैं या फिर अनुसूचित जातियों को जो है उनका कितना उत्थान हुआ है, उनको कितना लाभ मिला है या उनको अनुसूचित जातियों में कितना और ज्यादा फायदा पहुंचाया जा सकता है, बजट का बराबर आवंटन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड हर सरकारों में काम करते हैं, वो अनुसूचित जातियों के लोगों को आर्थिक रूप से कितना सशक्त बना रहे हैं, इन सब पे कोई तैयारी, कोई काम नहीं होता है। लेकिन अनुसूचित जातियों को आपस में बांटने के लिए कितनी जो है तेजी दिखाई गई, कितनी तेजी से काम किया गया। अब हरियाणा सरकार की तरफ से जो आदेश पारित किया गया है उस आदेश में 2 बराबर हिस्सों में आरक्षण का बंटवारा होगा। मतलब हरियाणा में अभी अनुसूचित जातियों को 20% के आसपास आरक्षण मिलता है और अब ये 20% आरक्षण जो है वो 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। एक डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट वंचित अनुसूचित जातियां और उसका 10% हिस्सा जो है अन्य अनुसूचित जातियों को दिया जाएगा। अब इसमें बहुत सारी जो है वो जातियां शामिल की गई हैं। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि हरियाणा में सरकार की तरफ से या अनुसूचित जाति आयोग की तरफ से सरकार को जो रिपोर्ट दी गई है उसमें कितनी जातियों की व्याख्या की गई है। उन जातियों के अब मैं आपको नाम भी बारी बारी से बताता हूं जो कि जातियों का वर्गीकरण किया गया है जिस आधार पर।
तो हरियाणा में जो कैटेगरी बनाई गई है उसके अंतर्गत जो अन्य अनुसूचित जातियां हैं, मतलब अदर शेड्यूल्ड कास्ट, जिनको कि थोड़ा समृद्ध माना गया है, इन 14 जातियों में चमार, जाटिया चमार, रहगर, रायगार, रामदासी, रविदासी, बलाही, बटोरी, भटोई, भांबी, चमार रोहिदास, जाटव, जाटोमोची, रामदासिया। तो ये जो हमने आपको नाम बताए हैं ये अन्य अनुसूचित जातियां हैं, मतलब अदर शेड्यूल्ड कास्ट, और इसमें से 14 जातियों को शामिल किया गया है। मतलब हरियाणा में 20% का जो आरक्षण है वो 10% इनको मिलेगा और 10% डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट को मिलेगा। अब मैं आपको वंचित अनुसूचित जातियों में किनको किनको रखा गया है उसके भी नाम बताता हूं। तो वंचित अनुसूचित जातियों में 67 जातियों को शामिल किया गया है, जिनमें कि आदिधर्मी, अहेरिया, अहेरी, हरी, हेरी, थोरी, तुरी, वाल्मीकि, चुरा, भंगी, बंगाली, बरार, बुरार, बिरार, बटवाल, बरवाला, बैरिया, बावरिया, बाजीगर, भांजरा, चानल, डोगी, दारैन, देहा, दहिया, धिया, धानक, धोगरी, ढांगरी, सिग्गी, दुमना, महाशा, दूम, गागरा, गांधिला, गांडिला गोंडला, गांडिल गोंडाला, कबीरपंथी, जुलाहा, कबीरपंथी जुलाहा, खटीक, कोरी, कोली, मरीजा, मरेछा, मजहबी, मजहबी सिख, मेघ, मेघवाल, नट, बड़ी, ओड, पासी, पेरना, फरेरा, रायसिक, सनहई, सनहल, सांसी, भेदकुत, मनेश, संसोई, सपेला, सपेरा, सरेरा, सिकलिगार, बरिया, सिरिकबंद। तो फिलहाल ये जो डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट की जातियां हैं इसमें 67 जातियों को शामिल किया गया है, मतलब अन्य अनुसूचित जातियों में 14। तो डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट मतलब वंचित अनुसूचित जातियों में से 67 जातियों को शामिल किया गया है, और अन्य अनुसूचित जातियों में 14, मतलब 67 और 14 81। मतलब हरियाणा में अनुसूचित जाति आयोग की तरफ से 81 ऐसी जातियां हैं अनुसूचित जातियों के तहत हैं, जिनको अब आरक्षण को जो बंटवारा है वो आधा आधा, मतलब 10% किया जाएगा। अब बहुत सारे आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे, मेरे भी मन में सवाल उठे, उनके बारे में भी जान लीजिए कि अगर जो वैकेंसी है, पद खाली है, अगर वो सम संख्या में है, मान लीजिए अगर 10 पद हैं तो 5-5 दे दिए जाएंगे, अगर 20 पद हैं तो 10-10 दे दिए जाएंगे। इसी तरीके से अगर 100 पद खाली हैं तो उसमें से 50-50 पदों का बंटवारा कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप सोचिए विषम पद हैं तब कैसी स्थिति बनेगी? अगर मान लीजिए 9 पद खाली हैं तो उसमें से पहली प्राथमिकता दी जाएगी, सरकार का जो आदेश है उसके मुताबिक पहली प्राथमिकता वंचित अनुसूचित जातियों को दी जाएगी, जिसमें कि 67 जातियां हैं डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट। मतलब 9 वैकेंसी होने पर 5 वैकेंसियां जो है वो अनुसूचित वंचित अनुसूचित जातियों को दी जाएंगी, और 4 पद जो है वो अन्य अनुसूचित जातियों के माध्यम से भरे जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए वंचित अनुसूचित जाति में जो है नॉट फाउंड सुटेबल, जैसा कि हथकंडा अपनाया जाता है अक्सर सरकारी भर्तियों में, अगर एनएफएस पाया जाता है तो उसमें जो है वो कोटा किससे पूरा किया जाएगा? वो अन्य अनुसूचित जातियों के कोटे से पूरा किया जाएगा। सेम यही कंडीशन अदर शेड्यूल्ड कास्ट में भी लागू होती है। अगर ओएससी के कैंडिडेट एनएफएस पाए जाते हैं नॉट फाउंड सुटेबल, तब उनको जो है वो डीएससी कोटे से भरा जाएगा। तो तमाम तरीके की ऐसी चीजें हैं जो आने वाले समय में जो है विसंगतियां पैदा करेंगे, आने वाले समय में जो है आपसी क्लैश पैदा करेंगे। अभी तो ये शुरुआत है। अब इसका एक नफा भी है। हालांकि नफा यह है कि बहुत सारी ऐसी जातियां, ये सच है कि पिछड़ी हुई हैं, बहुत सारी ऐसी जातियां आज भी विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाई हैं। उसके 2 कारण हैं। एक तो कि वो जातियां आज भी अपने पारंपरिक पेशे से जुड़ी हुई हैं, उन्होंने अपने पारंपरिक पेशे को, व्यवसाय को नहीं छोड़ा है, सरकारी नौकरियों की तरफ उनका रुझान कम रहता है, वो आज भी उसके पीछे अति पिछड़ापन कारण हो सकता है। बहुत सारे ऐसे कारण हैं। आरक्षण के वर्गीकरण का फायदा यह है कि बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिनको विकास की मुख्य धारा में आने का मौका मिलेगा, ये तो सच है, लेकिन थोड़े फायदे से, थोड़े नफे से नुकसान बहुत ज्यादा है। नुकसान इस बात में है कि अब क्या होगा कि अनुसूचित जातियां 2 हिस्सों में बटेंगी। मतलब
अनुसूचित जातियां 50-50% के धड़ों में बटेंगी और ये धड़े होंगे अनुसूचित जातियों के, अन्य अनुसूचित जातियां और वंचित अनुसूचित जातियां। अब राज्य में जो पार्टियां होंगी वो अनुसूचित जातियों और वंचित अनुसूचित जातियों को अपने अपने वोट बैंक में, अपने अपने पाले में लाने के लिए एक दूसरे पर ब्लेम गेम खेलेंगी और कहेंगी कि हमारी सरकार में अनुसूचित जातियों का ज्यादा भला हुआ है, वंचित अनुसूचित जातियों का। दूसरी पार्टी कहेगी कि हमने अन्य अनुसूचित जातियों का ज्यादा भला किया है। तो अब इस तरीके से जो है अनुसूचित जातियां आपस में बटेंगी। तो कांग्रेस और भाजपा जैसी पार्टियां जो हैं अब अनुसूचित जातियों का आधा आधा वोट ले लेंगी और बहुजन समाज जैसी पार्टियां जो अनुसूचित जातियों का संपूर्ण प्रतिनिधित्व करती हैं उनको बहुत बड़े स्तर पर नुकसान होने वाला है। 1984 में बहुजन समाज पार्टी का जब गठन हुआ था और उसके धीरे धीरे जो है वो बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी हासिल कर लेती है और बहुजन समाज पार्टी की वोट के ताकत के बल पर ही भारतीय जनता पार्टी को 3 बार उत्तर प्रदेश में सरेंडर करके सरकार भी बनवानी पड़ी और अटल बिहारी वाजपेयी को तब यह कहना पड़ा था माननीय कांशीराम साहब से कि अगर आप चाहें तो देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं। लेकिन तब उन्होंने जवाब दिया था कि उन्हें राष्ट्रपति की कुर्सी, फाइलों पर साइन करने वाली कुर्सी नहीं चाहिए, वो कुर्सी चाहिए जिस पर वो अपने समाज के लिए कुछ बेहतरीन काम कर सके, फैसले ले सके। तो अनुसूचित जातियां जब इकट्ठा होने लगी तो बसपा की 3 बार सरकार बन गई। मायावती ने अपने शासनकाल में बहुत ही ऐतिहासिक काम किए और लखनऊ की, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अंबेडकर नगर एक अंबेडकर छात्रावास है, ये हजरतगंज लखनऊ में, यहाँ पर 5 स्टार होटल जैसा छात्रावास बनवाया है। और ऐसा नहीं कि उसमें अनुसूचित जातियों की कुछ केवल प्रभुत्व वाली जातियां ही उसमें रहती हैं, पढ़ती हैं, उनके छात्र। आप अगर कभी लखनऊ में जाएं, उत्तर प्रदेश की राजधानी में, तो विधानसभा के पास डॉक्टर अंबेडकर छात्रावास है और आप उस छात्रावास में जा करके विश्लेषण कर सकते हैं, उसकी जो है रिपोर्ट ले सकते हैं कि उसमें उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों, जनजातियों के हर वर्ग के छात्र रहकर पढ़ाई करते हैं। तो इन सब के अलावा मायावती ने अपनी सरकार में जो सरकारी ठेके होते हैं उन ठेकों में भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू की। तो मतलब अगर आपकी मंशा ठीक है, अगर आपकी नीयत ठीक है, तो आप अनुसूचित जातियों के लिए बहुत काम कर सकते हैं। और संविधान भी यही कहता है कि सबसे पहले जो है वो वंचित, पिछड़ा जो तबका है, जो पीछे छूट गया, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए सरकारों को काम करना चाहिए। लेकिन अब जो है वंचित समाज के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए जो है आरक्षण के वर्गीकरण का, उनको बांटने का सिलसिला शुरू हो चुका है और अभी इसकी शुरुआत हरियाणा से हुई है और ये सिलसिला जो है बढ़ते बढ़ते अभी कर्नाटक और तेलंगाना, जो कि कांग्रेस शासित राज्य हैं, मतलब बीजेपी ने काम शुरू कर दिया है और कांग्रेस भी इस पे काम कर रही है। कर्नाटक सरकार भी रिपोर्ट तैयार कर रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, जो कि तेलंगाना में कांग्रेस के मुख्यमंत्री, वो पहले ही कह चुके हैं कि वो भी अपने यहाँ आरक्षण का वर्गीकरण करेंगे। मतलब अनुसूचित जातियां अब 2 धड़ों में बंटने जा रही हैं। इसके दूरगामी जो है बहुत घातक परिणाम होंगे। अनुसूचित जातियों की बात हो रही थी कहाँ इकट्ठा होने की, मिलजुल कर दिल्ली में सरकार बनाने की, और बसपा कह रही थी कि यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। लेकिन अगर इसी तरीके से अनुसूचित जातियां बढ़ती रहीं तो आने वाले समय में बसपा की राजनीति जो है वो और ज्यादा बसपा को नुकसान हो सकता है। तो अनुसूचित, केवल इससे बसपा को ही नुकसान नहीं होगा, बल्कि बिहार में जैसे पार्टी है रामविलास पासवान की, वहां पर भी अनुसूचित जातियों के लोग आपस में बटेंगे। इसी तरीके से जिन जिन राज्यों में भी अनुसूचित जाति के लोग ज्यादा संख्या में प्रतिनिधित्व करते हैं, तो अब इसी आधार पर अनुसूचित जातियों का बंटवारा होगा। तो फिलहाल देखना है ये जो फैसला हुआ है अभी, ये हरियाणा से जिसकी शुरुआत हुई है, इसका विरोध होता है या फिर इसको जो है इसके परिणाम देखे जाएंगे कि किस तरीके के इसके रिजल्ट आते हैं, उसके बाद कोई बड़ा फैसला होगा या लोग बड़ा फैसला लेंगे। फिलहाल हरियाणा की तरफ से, हरियाणा राज्य की तरफ से जो शुरुआत हुई है, अब धीरे धीरे इसका पालन जो है, इसको फॉलो दूसरे राज्य भी करेंगे। तो आने वाले समय में जिस तरीके से अनुसूचित जातियों का बंटवारा होने जा रहा है, इससे नफा बहुत कम है और नुकसान बहुत ज्यादा है। तो फिलहाल हरियाणा से अनुसूचित जातियों को बांटने की शुरुआत हो चुकी है और ये हरियाणा से शुरू हुआ जो सिलसिला है, ये कर्नाटक और तेलंगाना तक जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने इसकी शुरुआत की है और ये कांग्रेस की सरकारें भी इसको जल्दी से जल्दी लागू करने का मन बना चुकी हैं।
भले ही राहुल गांधी लाल किताब लेकर घूमते हों और आरक्षण और संविधान बचाने की बात करते हों, लेकिन हरियाणा में जो इतना बड़ा फैसला हुआ है, अब तक मायावती के अलावा इस फैसले का किसी ने खुलकर विरोध नहीं किया है। बातें बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन ये सबको पता है कि जब जब जातियों का बंटवारा होता है, जातियां बढ़ती हैं, तो उससे आने वाले समय में वो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बनकर रह जाते हैं। समाज को इस तरीके के फैसलों से कोई बड़ा फायदा नहीं होता है। जातियां जातियों में जब जब लोग बटेंगे, तब तक उससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा। शायद ये बात बाबा साहब को बहुत पहले पता थी, इसीलिए उन्होंने जात के जंजाल से मुक्त होकर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। तो फिलहाल जातियों को बांटने का ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये गेम बहुत घातक गेम है। अभी इसकी तरफ से खुल करके मायावती ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की खुलकर आलोचना की है, और अभी इस पर दूसरी पार्टियां नहीं बोल रही हैं। कांग्रेस राहुल गांधी की तरफ से भले ही संविधान आरक्षण बचाने की बात तो खूब की जाती है, अखिलेश यादव भी लगातार संविधान आरक्षण बचाने की बात करते हैं, लेकिन इसमें बसपा सुप्रीमो मायावती के अलावा और कोई भी खुलकर अभी इस पे बात नहीं कर रहा है। मायावती को शायद ये बहुत अच्छी तरीके से पता है कि अगर अनुसूचित जातियां आपस में ही बटेंगी, अनुसूचित जातियां आपस में ही दो धड़ों में बट जाएंगी, तो आने वाले समय में मान्यवर कांसीराम साहब का जो सपना था कि इस देश का वंचित समाज हुक्मरान बने, दिल्ली की सत्ता तक जाए, तो दिल्ली की सत्ता तक बंट कर नहीं जा सकता है, बल्कि एक होकर जाया जा सकता है। आपसे अपील है, एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद।